Hey guys, welcome back to my channel Yan for Media and I am Kritika. कैसे हैं आप सब? I hope you all are preparing well for your upcoming competitive examination. और आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा, कुछ ने अखबार में, किसी ने न्यूज चैनल्स में देखा होगा या फिर किसी ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया होगा। लेकिन हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कैसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ऑलरेडी हाइलाइट्स के बारे में जान चुके हैं, आपको पता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बनते हैं, क्या हाइलाइट्स हैं और क्या इम्पोर्टेंट वो पॉइंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से पता होने चाहिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं जाना है या जिनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो एक्सट्रीमली यूजफुल रहेगा क्योंकि हम इसमें बात करेंगे काफी सारी हाइलाइट्स के बारे में जो कि अगेन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि आप वीडियो को आगे स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट इस वीडियो का आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हम सभी के लिए एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस पॉलिसी की एम क्या है, इसका मोटो क्या है, उसके बाद कितने साल बाद ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लागू हुई है और उसके बाद जानेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव ये एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एम क्या है। तो एम है इस पॉलिसी की टू पेव वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स इन द कंट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। और एक बात और जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है वो ये कि दिस पॉलिसी विल रिप्लेस द 34-year-old नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE जिसका शॉर्ट फॉर्म था और जो कि 1986 में लागू की गई थी। उसके बाद ये 34 इयर्स बाद यानी कि पूरे आफ्टर 3 decades ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में कोई लागू होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अब स्कूल एजुकेशन में क्या क्या बदलाव लाएंगे। हम सबको पता है कि अब तक हम लोग 10+2 जो हमारा सिस्टम था उस पे हम लोग काम करते थे, यानी कि 10th के बाद की एजुकेशन यानी 11वीं और 12वीं को तवज्जो दिया जाता था। लेकिन अब दिस 10+2 सिस्टम विल बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे जान लेते हैं कि 5+3+3+4 का क्या मायने है। 5 का मतलब है कि प्री स्कूल यानी कि शुरू के 5 साल आपके प्री स्कूल में के होंगे जिसमें कि क्लास 1st and 2nd इंक्लूडेड होगा। उसके बाद के 3 यानी कि क्लास 3rd, 4th और 5th। उसके बाद का 3 यानी कि क्लास 6, 7th और 8th। और उसके बाद का 4 यानी कि क्लास 9, 10th, 11th और 12th। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमारे देश में ये सिस्टम था कि 6 साल की उम्र में बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेगा, लेकिन अब
थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि एडमिशन तो 6 साल की उम्र में ही फर्स्ट क्लास में होगा, लेकिन उसके पहले की जो 3 साल है, यानी कि 3 साल की उम्र से लेके 6 साल की उम्र तक की जो 3 साल हैं, वो प्री एजुकेशन एक फॉर्मल एजुकेशन में काउंट होगी। तो इसीलिए इन्होंने ये सिस्टम किया है 5+3+3+4। तो आपको ये पता है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि 10+2 सिस्टम ने किसको रिप्लेस किया है, माफ कीजिएगा 10+2 सिस्टम को किसने रिप्लेस किया है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, आपको पता अब होना चाहिए। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए कि 5+3+3+4 सिस्टम नया सिस्टम है जो हमारे देश में लागू होने जा रहा है। उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि अभी तक 10+2 में आपके पास 3 ऑप्शंस होते थे, या तो आप साइंस स्ट्रीम चूज करेंगे, या कॉमर्स, या फिर ह्यूमैनिटीज। लेकिन अब आप साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स भी चूज कर सकते हैं। तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट्स इन 10+2। इसके बाद एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अभी तक क्लास 10th यानी कि जो हमारा बोर्ड्स का एग्जाम होता था, जिससे हम सभी को बचपन से डराया जाता है कि क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम है तो बच्चे को अच्छे से पढ़ना है। उसमें कई बार चेंजेस हुए, उसको कभी ऑप्शनल कर दिया गया, कभी उसमें ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया गया। तो इस बार भी क्लास 10th के तरीके में बदलाव की बात यहाँ पे कही गई है, और ये कहा गया है कि जो 2022 से 2023 वाला जो सत्र होगा उसमें ये चेंजेस ला सकते हैं। इसके बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, वो ये है कि अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी सेट अप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। और इस जो नया असेसमेंट सेंटर जो क्रिएट करने की बात कही गई है उसका नाम होगा परख। और परख का फुल फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ, उसको प्लीज आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनता है। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हो सकता है कि वो फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन के तरीके से पूछ। इसके अलावा एक बात जो और अच्छी कही गई है इस न्यू पॉलिसी में वो ये है कि 6% ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। जो करंट अराउंड 3% के अराउंड है वो बढ़ के अब 6% होने की बात यहाँ पे कही गई है। स्कूल एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात कही गई है कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाने की बात यहाँ पे कही गई है, और संस्कृत के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ पर जोर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि 5वीं कक्षा तक पढ़ाने पर जिन पर जोर दिया गया है। हो सकता है डायरेक्टली भाषा का नाम ऑप्शन में दे दें, या फिर आपको पता होना चाहिए कि लोकल लैंग्वेज या फिर मातृभाषा पे यहाँ पे एम्फेसिस दिया गया है। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि असर्शन रीजनिंग में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसके हाइलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो बदलाव है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें एक बात ये भी है कि अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड या असेसमेंट कार्ड आपको हर क्लास में मिलता था वो टीचर सेंट्रिक इवैल्यूएशन होता था, जिसको कि बदल के अब स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच लाई जा रही है, विच इज अ गुड स्टेप। इसके अलावा एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की यहाँ पे बात की गई है। हमारे कंट्री में वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल कोर्सेज पे बहुत ज्यादा जोर नहीं है। हम लोग ज्यादातर किसी से आप पूछ लीजिए क्या बनना चाहते हैं तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस या फिर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में ही बताएगा वो बच्चा। लेकिन वेस्टर्न अप्रोच ये रही है कि वोकेशनल स्टडी पे काफी एम्फेसिस रहा है, जो कि अब हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस होने की यहाँ पे बात कही गई है। और ये कहा गया है कि क्लास 6 में
10 दिन नो बैग डे होगा, यानी कि बच्चा स्कूल का बस्ता अपने कंधे पे टांग के स्कूल नहीं जाएगा और उसको उस दौरान कुछ वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, विच इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज वी आर काइंड ऑफ अडॉप्टिंग दी वेस्टर्न अप्रोचेस। तो ये बात थी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो बदलाव है उनकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड बदलाव की। तो उसमें सबसे पहली चीज जो है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर स्टडीज टू बी रेज टू 50%, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो GER होता है वो 50% रीच करने की यहाँ पे बात कही गई है बाय द ईयर 2035। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पुट अप कर सकते हैं कि बाय व्हाट परसेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज टू बी रीच्ड इन हायर एजुकेशन, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से साल तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक हम पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर होगा 2035 और 50% तक पहुंचने की बात की गई है। इसके अलावा 3.5 करोड़ सीट्स ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशन में, ये भी यहाँ पे कहा गया है। और एक बात और इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो ये है कि अगर आपने क्लास 12 के बाद किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, जिसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपने एक साल पढ़ाई की, आपने अपने 12th के बाद कोई कोर्स एडॉप्ट किया 4 साल का, और आपने एक साल पढ़ाई की और एक साल के बाद आप ड्रॉप आउट होते हैं, तो इन दैट केस आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल बाद ड्रॉप आउट होते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर आप 3 साल बाद होते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, और अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके 4 साल बाद ड्रॉप आउट होते हैं तो आपको बैचलर रिसर्च डिग्री मिलेगी। यानी कि अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप 4 साल के कोर्स में एनरोल हो गए हैं और आप पूरी पढ़ाई किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं और 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद आप उस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं, तो जितनी पढ़ाई आपने कर रखी है उसका आपको कुछ ना कुछ प्रमाण मिल जाएगा। तो दिस इज अगेन अ गुड स्टेप, एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में इसके थ्रू आएगी। और एक बात और है यहाँ पे कि ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये सिस्टम अडॉप्ट ऑलरेडी कर रखा है और ये अब हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस होने की बात यहाँ पे कही गई है। इसके साथ ही एक बात और जो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोग जो मास्टर्स के बाद कई स्टूडेंट्स जो हैं वो एमफिल में एनरोल कर लेते हैं, अगर उन्हें पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि हम 1 साल एमफिल कर लें और वो हमारा रिसर्च एक्सपीरियंस बाद में काउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एमफिल को एलिमिनेट करने की बात इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है। और एक लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट करने की बात की गई है, विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education। तो हमारे यहाँ क्योंकि रिसर्च पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है और उसको मद्देनजर यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक एपेक्स बॉडी बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि HECI का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप करने की बात भी यहाँ पे कही गई है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, जिसमें से जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जिसमें से क्वेश्चन बनता है आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एक तो आपको जीडीपी का पता होना चाहिए कि 6% जीडीपी इन्वेस्ट करने की बात कही गई है एजुकेशन में। इसके अलावा जो हमारा नया सिस्टम स्कूल एजुकेशन में 5+3+3+4 वो आपको पता होना चाहिए। कुछ फुल फॉर्म्स जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया वो फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ हमने बात की थी वोकेशनल ट्रेनिंग की,
हमने बात की थी कि जो हमारा असेसमेंट सिस्टम था, रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम है, वो अब चेंज हो जाएगा, अब स्टूडेंट सेंट्रिक असेसमेंट हो सकता है। इसके साथ ही हमने बात की एमफिल को एलिमिनेट करने की, हमने बात की कि क्लास 12 के बाद मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम लागू करने की बात की गई, और कितने साल बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आफ्टर 34 इयर्स विच इज ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स। तो आपको इन सब फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ये था फ्रेंड्स एक फास्ट क्विक, मैं कहूंगी फास्ट ट्रैक समरी ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बताया। ये आप मान के चलिए कि इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये फास्ट ट्रैक जो रिकैप था एजुकेशन पॉलिसी का, ये ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि उन्हें पता चले कि क्या क्या बदलाव हमारी एजुकेशन पॉलिसी में अब आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन व्हिच इज गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ज्ञान फॉर मीडिया। हम इसी तरह नए नए करंट अफेयर्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे। साथ ही साथ हमारा मास कम्युनिकेशन पे एक्सपर्टाइज है, उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं। एमसीक्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड भी हमारा एक क्वेश्चन बैंक है जिसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं जिससे रिलेटेड, तो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फेसबुक पे फॉलो करिए @ज्ञान4media। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन राइट टू अस ज्ञानफॉरमीडिया@gmail.com। और अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो हम लोग मिलेंगे बुधवार 12 बजे कुछ और एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम।